हमारे साथ दिल्ली में हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और न्यूयॉर्क में हमारी सहयोगी नम्रता बरार हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नम्रता का इंतज़ार करेंगे। पहले उमा आपसे ही जो ये 5I की बात कही जा रही है, आज उसका रुख एक तरह से सामने आया है। आपका क्या आंकलन है, कहाँ पर हम देखते हैं जो स्थिति है वो पहुँची है, जो तलखी आई है रिश्तों में? जी देखिए, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है, बहुत ही गंभीर और आपत्तिजनक आरोप है भारत की निगाह में। और जाहिर सी बात है कि ट्रूडो ये चाहेंगे कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश, और ख़ासतौर पे अगर 5 की बात करें जिनके साथ उनका दशकों का समझौता है, सहयोग है, तो उनके साथ खड़े हों। लेकिन जैसा कि हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि किस तरह से एक नपी तुली प्रतिक्रिया जो है वो जैक सुलिवन ने दिया है। लेकिन ये इसके पीछे ये समझना होगा कि देखिए अभी G20 समिट जो है वो ख़त्म हुआ है और भारत ने जिस तरीके से एक लीड लिया है, एक नया नेतृत्व पेश किया है, ग्लोबल साउथ की बात की है, जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और वैसे में जो आर्थिक गड़बड़ियाँ पैदा हुई है, फूड सप्लाई चेन में दिक्कत पैदा हुई है, तो उस संकट से जूझने के लिए भारत जैसे देश का सहयोग चाहिए, पश्चिम को भी चाहिए और दुनिया के तमाम देशों को चाहिए। तो ऐसे में जब भारत से एक नई लीडरशिप निकलकर सामने आई है, इस बीच में कनाडा का इस तरह से आरोप लगाना कहीं ना कहीं तमाम इन देशों को भी असहज करता है, क्योंकि पुराने एलाइज हैं तो उनका साथ दिखाना उनका फ़र्ज बनता है। वो उन्होंने कहा भी है और सुलिवन ने यहाँ तक कहा है कि अगर कोई ये रीड कर रहा है कि इससे अमेरिका और कनाडा के संबंधों में कोई विभेद है, तो वैसा नहीं है। वो पूरी तरह से उसके साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन देखना है कि चिंता की बात यह है कि जो एक पटरी पे लाने की ज़रूरत है दुनिया की अर्थव्यवस्था को, और जिस तरफ से एक वैश्विक जो एक साझेदारी और समन्वय की बात चल रही है, वैसे में एक नया पेंच पैदा हो गया है। और आपने सही कहा कि जिस तरीके का व्यापारिक साझेदार रहा है दोनों देशों के बीच, $8.2 बिलियन का जो ट्रेड है वो 2022 में हुआ है, जो पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले 25% ज़्यादा है। तो इस तेज़ी से कनाडा और भारत के संबंध, जो व्यापारिक संबंध है, वो बढ़ रहे थे। आपने FTA की बात की कि वार्ता रोक दी गई है। अक्टूबर में अगले दौर की वार्ता होनी थी, वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर को आना था, वो वार्ता जो खटाई में पड़ गई है। तो भारत और कनाडा के बीच के तनाव की वजह से जो आर्थिक जो इसका जो असर होगा, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो एक बड़ी चिंता की बात है, जिस दुनिया में पहले से ही आर्थिक रूप से डमाडोल है यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर, तो ये एक सहज चिंता जो है वो अमेरिका जैसे देश की भी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। नम्रता हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन उमा, अपने आप में कहा यह जा रहा है कि कनाडा की जो राजनीति है, क्योंकि इतनी सारी इमिग्रेंट्स वहाँ पे पहुँचते हैं, अब जैसे वहाँ पर यूक्रेन से लोग पहुंचते हैं, रशिया से पहुंचते हैं, तो जो उनकी रशिया की पॉलिसी है वो उससे इन्फ्लुएंस होती है। अगर वहाँ पे हांगकांग और ताइवान के लोग पहुंचते हैं तो चाइना की पॉलिसी उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो अपने आप में जो ये स्थिति है और जिस तरह से भारत ये समझ रहा है कि राजनीतिक दबाव में ये बयान वहाँ से आया है, आप कैसे देख रहे हैं वहाँ से, क्या डिटेल? बिल्कुल शीशे की तरह ये बात जो है ना वो साफ है। देखिए 170 सीट चाहिए, 170 की तादाद चाहिए होती है सांसदों की, 338 सदस्य जो कनाडाई संसद है उसमें। जो 2021 में चुनाव हुआ सिर्फ 158 सीट आई, तो बाकी के जो 12 सीटें थी वो उसके लिए जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनको डिपेंडेंट होना पड़ा है गुरमीत सिंह के ऊपर, जो कि एक जाने माने खालिस्तानी अलगाववादी नेता हैं और वो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते रहते हैं और उनके एजेंडे पर ही जस्टिन ट्रूडो चलते नजर आते हैं। देखिए, जब निजर की हत्या हुई तो उसके बाद खालिस्तानी जो चरमपंथी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, उन्होंने पोस्टर्स लगाने शुरू किए और उन्होंने पहली बार ये कहना शुरू किया कि इसके पीछे भारत का हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले तो लगा कि इस पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा था, लेकिन जिस तरीके से संसद में जस्टिन ट्रूडो ने खड़े होकर इस बात को कहा, तो उससे ये माना जा रहा है कि ये जो गुरमीत सिंह हैं, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं, उनका एजेंडा वो आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो उनका सपोर्ट वो वापस ले लेंगे और जो 2025 तक का जो ये कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई जो एक समझौता है वो टूट जाएगा और इनकी सरकार चली जाएगी। तो अंदरूनी दबाव में तो वो हैं ही। और देखिए 2015 में जब पहली बार चुन के आए थे, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता काफ़ी गिरी और 19 में वो पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाए। 2 साल बाद उन्होंने चुनाव कराए इस उम्मीद में कि पूर्ण बहुमत आएगी, वो नहीं आ पाई। तो ये दबाव साफ झलक रहा है। नम्रता बरार हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ गई। नम्रता, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप जरा ये बताइए, जो दोनों रिश्तों में देशों में तलखी आई है, वहां पर क्या हो रहा है, क्या असर है इसका? देखिए निधि, हमें जेक सलिवन की कमेंट्स जो सुनाई दी कल रात को, उनका मतलब
हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको 3 पॉइंट बताती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर यूएस और कनाडा जॉइंटली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पोजेस करते हैं और लिंक्स दिखा सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स का इसमें कोई भी हाथ था, तो ये एविडेंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है। बिकॉज जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कानून है, बहुत सारे लॉज डिमांड करता है जहाँ वायर टैपिंग ऑफ डिप्लोमैट्स इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो ये सब एक्चुअली प्रूव करना भी मुश्किल होने वाला है। दूसरी बात, यूएस को आप जानते हैं कि चीन की वजह से इंडिया की बहुत सख्त जरूरत है। इंडिया का रोल जो ये ग्लोबल चेस बोर्ड में पिछले कुछ साल से बहुत ही प्रोमिनेंस में आ गया है, और यूएस इस मुद्दे पर इतनी बड़ी रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकता। तो इस पे भी आप जरा गौर देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत बार एक चीज पर अपना पूरा जोर नहीं डाला है। जैसे आप देखिए सऊदी अरेबिया की आप जमाल खशोगी की 2018 की मर्डर के बारे में सोचे तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज किया था। वो एक जर्नलिस्ट थे, वो एक यूएस परमानेंट रेजिडेंट थे, एक वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट कहे जाते थे। लेकिन फिर भी आज के दिन हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया की डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है, एक डिफेंस ट्रीटी की बात हो रही है। नहीं कर सकता। और तीसरी बात कि आप ये नम्रता, मैं आपको रोकूंगी, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त करते हैं, फिर आपके पास आएंगे। तो जी 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 खालिस्तानी फैक्शन वोट की है कनेडियन पॉलिटिक्स में, ये भी पर्सपेक्टिव में लेके आनी पड़ेगी। जस्टिन ट्रूडो की रैंकिंग अभी पॉपुलैरिटी पोल्स में 30% है। उनके कंजर्वेटिव अपोनेंट जो इलेक्शंस जो कभी भी हो सकते हैं, उनकी रैंकिंग बहुत हायर है। और जो ये खालिस्तानी पोल या फैक्शन वोट है, वो जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एक लिबरल पार्टी है कनाडा में, जिसके पास 25 सीट्स हैं अभी, जो 6% कनेडियन पार्लियामेंट की वोट है। वो बहुत ह्यूज फंड रेजिंग एलिमेंट भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो बहुत सारे फंड्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के लिए। तो वो कंपल्शन, जो पॉलिटिकल कंपल्शन है, उसको नजरिए भी रखा जाएगा। ऐसे जो इंटरनेशनल चेस बोर्ड हम देख रहे हैं, ये जैसे चेंज होता रहेगा। पर ये 3 मुद्दे हम देखना चाहते हैं कैसे अनरावल होंगे। इनमें से याद रहे कि एक मुद्दा पूरे इंटरनेशनल रिलेशन जो यूएस और इंडिया के हर चीज से, फ्रॉम बिजनेस टू ट्रेड टू डिफेंस टू मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीन की तरफ से, वो पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता इस एक मुद्दे के वजह से। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने की कि इस एक मुद्दे की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। और जो चुनावों में जो पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, उसका क्या असर होता है, जो फंडिंग है उसका अब देख सकते हैं कितना असर 2 मुल्कों के रिश्तों के बीच पड़ रहा है। एक ब्रेक लेने के लिए हमें कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। तो हम कनाडा के साथ रिश्तों पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूयॉर्क से नम्रता बरार बनी हुई हैं। स्टूडियो में उमा शंकर सिंह मौजूद हैं। उमा, जो ब्रेक से पहले पॉलिटिकल फंडिंग की बात हो रही थी और जो प्रेशर है जस्टिन ट्रूडो सरकार के ऊपर, उस पर बात हो रही थी। और 2-3 इलाके ऐसे हैं, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, और जहाँ पर ये पॉलिटिकल फंडिंग भी होती है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी होता है, और उनको अपनी सरकार बचाने आगे का दबाव बहुत है, और तभी इस तरह की बातें आई हैं। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं। 8 सीटों पर तो पूरी तरह से सिख समुदाय के वोटों का दबदबा है। उसके अलावा 15 सीट करीब ऐसी हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो 20-22 सीटें ऐसी हैं जहां पे सिखों का जो वोट है काफ़ी मायने रखता है। और ऐसे में चाहे वो गुरमीत सिंह से अलग रास्ता लेना हो, बड़ा मुश्किल है। और अहम बात ये भी है कि जो एक एबेकस सर्वे वहाँ पर हुआ है, पोल जो एक हुआ है, उसके मुताबिक 56% जो कनाडाई हैं वो चाहते हैं कि ट्रूडो
ट्रूडो अभी पद छोड़ दें, और 27% ही सिर्फ ऐसे कनाडाई हैं जो चाहते हैं कि दोबारा पीएम पद के लिए लड़ें। तो बहुत ही उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है, और ये भी एक वजह है कि उनका जो दारोमदार है वो गुरमीत सिंह की पार्टी पे है तो है ही, साथ ही साथ वो ये नहीं चाहते कि सिख वहाँ पे नाराज़ हों, और तभी जो भारत विरोधी गतिविधियाँ चलती रही हैं जिसके लिए भारत लगातार कहता रहा है कि आप उस पर कार्रवाई कीजिए, उन्होंने कार्रवाई नहीं की है क्योंकि वो उस तबके को नाराज़ नहीं करना चाहते जो वहाँ पे एक होल्डिंग सिचुएशन में है, पोजीशन पे है। तो ये एक बड़ी वजह है उनके पॉलिटिकल कंपटीशन की। और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि जब ट्रूडो दिल्ली आए थे G20 के लिए तो उन्होंने गुरमीत के दबाव में ही वहाँ पर निज्जर की हत्या का मामला उठाया था, और भारत से उन्होंने खड़ी खड़ी सुनी थी, पूरी तरह से इस बात को खारिज कर दिया गया था। तो ये इस तरह से आगे बढ़ा है। अब ट्रूडो के पास आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। दुनिया के फोरम पे तो चले गए हैं, लेकिन घर में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा अभी आलोचना हो रही है। नम्रता, यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा चिंता जो छात्र वहाँ पढ़ के जा रहे हैं या फिर जो आम समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं, जो आम जनमानस है, जो यहाँ से भारतीय समाज के लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, क्या आपको डिटेल्स वहाँ पर मिल रही हैं? कितना असर पड़ा है, क्या असर पड़ा है? जी निधि, नर्वसनेस तो बहुत सारी है, और हम जानते हैं कि दोनों नेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, और बहुत सारे कनेडियन सिटीजन्स भी वैसे हैं जिनकी फैमिलीज पंजाब में हैं या इंडिया में हैं, और उनका भी आना जाना रहता है। तो बहुत सारी नर्वसनेस है कि रूल्स और ये जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ एक किस्म से हम देख रहे हैं, वीजा रिवोक हो रहे हैं, ट्रैवल पे रेगुलेटरी कॉशन एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो उसका जो अननोन एलिमेंट है वो नर्वसनेस कॉज कर रहा है। लेकिन हमें जो मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे सजेस्ट कर रही हैं, वो सब पॉइंट आउट करती हैं कि ये बाकी सिटीजन्स पे ऐसा असर नहीं होगा। कनाडा चाहता है कि इसका एक्चुअल रिजल्ट ये हो कि इसके बाद भारत कोई इंटरफेरेंस ना करे उनके सोइल पे, कनेडियन सिटीजन्स पे। एक मैसेज की तरह इसको कहा जा रहा है। कनेडियन इंटेलिजेंस अथॉरिटीज ने इसके बारे में बात की है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं भारत को कि ये इंटरफेयर ना करे। भारत का अपना स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि इतनी बार उन्होंने इसी मुद्दे पर निज्जर के ऊपर एक एक्सट्रेडिशन वीजा भी पूछा गया था, उनके ऊपर मल्टीपल टेररिज्म के केसेस हैं और एलिगेशंस हैं कि उन्होंने ये स्पॉन्सर किया हुआ है खालिस्तानी टेररिज्म इंडिया में। तो भारत का भी अपना सॉलिड केस है, और ये केस प्ले आउट होगा जिस तरह से हम देख रहे हैं। यहाँ पे सोर्सेज कह रहे हैं, मल्टीपल रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सिटीजन बैटल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बन सकता है। बिल्कुल ये बन सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि लोगों में वाकई में चिंताएं बनी होंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो ये स्टैंड ऑफ है जल्द से जल्द इसके बीच की राह निकलेगी, आसान होगा, क्योंकि भारत तो साफ कर दिया है कि आतंकवाद वो नहीं सहेगा। बहरहाल आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।